ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3 हमारा कर्व्ड मिरर का ये वाला। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, उस क्वेश्चन को दोबारा से देखना है। उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, डोंट फॉरगेट अबाउट रिवर्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? I बराबर R है तो R बराबर I भी तो होगा ना, इसी बात का ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान से सीखिए। ये कनकेव मिरर लिया हम लोगों ने, डेटा में वही लिया कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा जो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दूर पड़ा है। फिलहाल हमारे पास ये पहला मिरर M1 है, इसी के सामने एक मिरर हमने और रखा था, ऐसे रखा था कि इनके प्रिंसिपल एक्सिस जो थे वो एक ही है, कॉमन है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला भी कनकेव मिरर लिया था हम लोगों ने, इसकी फोकल लेंथ कितनी लिखी थी भाई, याद बता दीजिए, 5 सेंटीमीटर ली थी। एंड आई सेड कि टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, find D so that after 3 reflections image formed at object। ये हमारा कल वाला क्वेश्चन है बच्चों। फाइनल इमेज जो बने वो ऑब्जेक्ट पे बने। पहला रिफ्लेक्शन यहां से लेना है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि 15 वाले की इमेज 30 में बननी थी। यस और नो में जवाब दे दीजिए। तो पहली इमेज के कोऑर्डिनेट आपके पास 30 आई है, यहां से 30 मेजर करने बैठेंगे। अब ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी D-30, कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसने इसकी इमेज को, इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहीं भी दाएं बाएं बना दिया तो जो वापस इमेज बनेगी वो इसका ऑब्जेक्ट है। और अगर इसने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को दाएं बाएं बना दिया तो वो वापस ये मिरर इसकी इमेज यहां बना ही नहीं पाएगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए। लास्ट आंसर को समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात बोल रहे भैया, रिवर्सिबिलिटी को ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात, इसने इसकी इमेज को यही बना देना है। अगर इसने इसकी इमेज को यही बना देना है तो इट शुड बी C2, इट शुड बी C2। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, यानी ये मिरर इसकी इमेज यही बना रहा है। इसकी इमेज वापस यहां बन गई तो 30 वाले की इमेज तो 50 पे वापस बनी जाएगी। और अगर ये C2 है तो ये डिस्टेंस आपके पास फोकल लेंथ 5 है तो ये डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गई। तो टोटल D की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। यस और नो में जवाब दे दीजिए। एज आई टोल्ड यू, इसके दो आंसर बन सकते हैं, ये पहला आंसर है। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट आया तो यही ऑप्शन गिवन होगा, दूसरा ऑप्शन गिवन नहीं होगा। लेकिन दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता था कि मिरर को यही लगा दो, क्योंकि अगर ये पोल बन गया इसका तो वापस यार ये पोल वाली इमेज पोल में बनेगी तो इसकी इमेज यही बन गई तो वापस थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए सेम ऐसी की ऐसी आ रही है, यानी सेम आई बनेगा, सेम आर सेम वापस यहां आ गई। इट कैन बी पोल 2। क्या आपको दोनों आंसर समझ में आ गया कि D की वैल्यू 40 आ रही है और एक D की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ रही है? लेकिन ये ऑप्शन गिवन नहीं होगा, मोर देन वन करेक्ट वैल्यू गिवन हो सकता है, अदरवाइज एक ही ऑप्शन गिवन आपके सामने है जी। सभी को बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देख लेते हैं, चेक रखिएगा बात पे। ये कनकेव मिरर लिया हम लोगों ने, इसकी फोकल लेंथ ले ली हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। D पूछ रहे हैं आपसे वापस, लेकिन यहां पर जो लगा रखा है वो एक कन्वेक्स मिरर लगा रखा है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पहले वाले के साथ कोइंसाइडिंग है, एक ही लाइन पर एक कोलिनियर हो गई है। इसकी फोकल लेंथ गिवन आपको 10 सेंटीमीटर। कह रहे D की वैल्यू बता दो, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस इमेज वापस वही बन जाए। डेटा नहीं है तो आपको इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा।
आयना में जवाब दे दीजिए। कल से बेटा एक लेके चल रहे थे 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, आज के 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो 100 तो करना पड़ेगा आपको। आयना में जवाब दे दीजिए बच्चों। तो क्या आंसर आएगा बी का पहला, वो चेक कर लीजिए। 1/b प्लस 1/u, u समझ में आ रहा है तुम्हें क्या? इक्वल टू 1/f समझ में आ रहा है क्या? इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हो, u f दोनों के दोनों। वैल्यूज पुट कर दिया आपने, सॉल्व किया, ये आ गया 1/30 माइनस 1/20, तो v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। दिखाई दे रही है क्या? -10/600 माइनस 1/60 उठाएंगे तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यानी इसने इसकी इमेज को क्या बनाना है? 60 सेंटीमीटर पे बनाना है। ये सुनो में जो आप दे दीजिए। अब क्या होना चाहिए बता दीजिए। पोल वाला आंसर ध्यान रखना हमें, पोल वाला हो सकता है आंसर, यानी d की वैल्यू वही 60 आ जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन गिवन नहीं है। तो होना क्या चाहिए? इट शुड गेट इनटू c ऑफ इट। आवाज नहीं है तुम्हारी। अगर ये c में घुसने जाएगी तो ये I0 R0 सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेसिंग स्टार्ट होगी। इसका IR तो बदला नहीं, इसके लिए वही का वही I मिल गया, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वापस यहां आ गई। तुम्हारे होश उड़ गए भैया, तुम्हारे होश उड़ गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइनर से एकदम दोबारा से सीख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। आपको फिर से बोलता हूं, क्या लाइन याद रखनी है? आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पे जाना है। रिवर्सिबिलिटी को गौर कीजिए। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे इसी बात में अटके रह जाते हैं कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है। अगर आपने रिफ्लेक्शन करके I बराबर R बोल दिया और वापस इमेज वही बनानी है, तो उसी जगह से आएगी तो भी वापस इमेज वही बन पाएगी। किसी u के लिए एक, क्या आपको मालूम है ना मिरर फॉर्मूला ये वाला होता है। f तो फिक्स है, किसी u के लिए कोई v आएगा तो उसी v के लिए u वापस वही आएगा। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? इसी चीज को हम लोग रिवर्सिबिलिटी बोल रहे हैं। अब इसको कॉपी में तुम लिख सकते हो, लिख लो। मैं रिवर्सिबिलिटी में बार-बार क्या लिख पा रहा हूं कि सेम i के लिए अगर सेम जो आपके पास r आया तो उसी r के लिए वही आपको मिल सकता है। ये वर्ड रीट्रेसिंग का वर्ड अभी तक तो नहीं है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी अलग वर्ड है, रीट्रेसिंग अलग वर्ड है। इस रिवर्सिबिलिटी के लिए में रीट्रेसिंग चाहिए, वो अलग बात है। क्या रिवर्सिबिलिटी और रीट्रेसिंग एक ही बात है क्या? रिवर्सिबिलिटी के लिए रीट्रेसिंग चाहिए इस क्वेश्चन में, वो अलग बात है। ना मुझको दे दीजिए, समझ लेते हैं जी। हमने कहा कि इसने इसकी इमेज को बना दिया कहीं पर, डेटा हमारे सामने है, 15 10 से 30 पे इमेज बनाई। इस मिरर को यहां से हटा देते हैं एक बार के लिए। तो हमने कहा 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यही बननी चाहिए। अब इमेज यहां बननी चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वापस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही बनाएगा, तभी इसकी इमेज यहां बन पाएगी। और ये वापस इसकी इमेज ये वापस यही बना दे, इसके लिए इसको सी होना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा। सेम फॉर हेयर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही इस तरफ। जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ गई है ये भी? जवाब दे दीजिए, मुश्किल लग रहा है क्या? बड़ी इजी बात है। इधर d क्या आएगा? ये पूरी डिस्टेंस 60 थी, ये c 20 हो गया। ये फोकल 10 गिवन है भैया, फोकल 20 गिवन होती है, 5 गिवन होती है 10 हो जाता, 10 गिवन होता है 20 हो जाएगा। ये पक्का 60 है। आना में जवाब दे दीजिए। इस डेटा के लिए पूरा 60 था, ये 10 है, तो इट शुड बी 50। आयना में जवाब दे देवे। क्या सबको बात समझ में आ गई है? ये आपके कल वाले 2 क्वेश्चंस वो खत्म किया था, ये नया क्वेश्चन लिख दिया। सभी को बात समझ में आ गई? नोट कर ले इस क्वेश्चन की वर्डिंग। क्वेश्चन की वर्डिंग कल वाली सेम रखी हुई है। फाइंड d so that final image formed at object itself after 3 reflections.
कर लोगे तो भाई साहब लेक्चर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म कर देंगे, आज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा काम। इतनी जल्दी भी नहीं है भाई, जल्दी कि नहीं लिख पाओगे तो संडे है, पक्का लिख लोगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ले लीजिए, पिक कर लीजिए, मुझे क्या इसमें, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। गड़बड़ मत करना बस भैया, सब लोग ध्यान से देखना चीजों को। मैं आपको फिर कह दूं, एनसीईआरटी 7 पढ़ने की हैबिट बनानी है +2 के अंदर। क्यों? बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली है हमारे वीडियो। आज का काम आपको पहले बता देता हूं, ये सारा तो करेंगे, आज मिरर खत्म कर देंगे हम लोग, लेकिन ये मिरर तक का काम एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ के आएंगे। परसों आप एनसीईआरटी साथ लेके आएंगे, मैं आपके उस एनसीईआरटी में जो चीजें अंडरलाइन कर रखी है वो चेक करूंगा कि आपने बातों को अंडरलाइन किया या नहीं किया भैया, कि आपने पूरी चीजों को देख लिया उसके अंदर से। इरेज कर रहा हूं, पिक ले चुके आप लोग इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब आप लोग अपनी रफ कॉपी को साथ रखें, कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, बात ना देना, ध्यान देना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये एक फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का कनकेव मिरर है, जहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा इसके सामने 15 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, ठीक है जी। इस मिरर को आपने यहां से कट कर दिया और आपने इस मिरर को ऊपर सरका दिया, इस मिरर को नीचे सरका दिया 1-1 सेंटीमीटर से। तो जैसे कट किया आपने, तो आपके पास क्वेश्चन की ड्राइंग क्या आ गई? मैं आपको बोला कि आपने इस लाइन से इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर सरका दिया और इसको इस लाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं का यहीं पड़ा है। क्लियर है जी? क्वेश्चन की वर्डिंग है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस फॉर्म। डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस फॉर्म्ड। ऑप्शन देता आपको 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, और एक नन ऑफ द अबव भी लिख लेते हैं। फोर्थ आंसर 8 सेंटीमीटर आप आंसर देना चाहते हैं? 4 सेंटीमीटर आप आंसर देना चाहते हैं। कैसे बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात थी कि 4 सेंटीमीटर आंसर है, पर पता नहीं कैसे देना चाहते जो। छोड़ दो ये लाइन बेटा, यू कैन गिव द आंसर इजीली। थोड़ा मेहनत करोगे बात के ऊपर तो क्लैरिटी समझ में आएगी। फिर से बोल दो। क्या होगी जस्ट? अच्छा, दोबारा से एक नया क्वेश्चन पूछता हूं, सबका ध्यान यहां पर हो। नया क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं। इतने को कट कर दिया, अब इमेज कहां बनेगी? अब इमेज में क्या फर्क है? क्या इमेज की कोई पोजीशन चेंज हो रही है क्या? कहां इमेज बनेगी? 30 पे बनेगी। क्लियर है जी? आवाज दो ना यार। हाँ सर, कट कर दिया मिरर को आपने, इमेज तो अभी भी वही बनेगी। वही U है, वही V है, वही F है, तो V तो वही का वही आएगा। फर्क क्या है? फर्क आप सोचिए कि मिरर बड़ा हो तो इमेज अच्छी दिखती है, मिरर छोटा होगा तो इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बनेगी तो वही। तो आप क्या लोगे? मिरर ही आपने आधा कर दिया तो इमेज की इंटेंसिटी कम हो गई है, लोकेशन तो वही की वही आएगी, 30 की 30 आएगी। अभी तक मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया, ये बात याद रखना।
पहली बात इमेज फॉर्म होगी नहीं होगी, इमेज तो फॉर्म पक्का होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ऐसे पड़े ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है, इसकी इमेज यहां लाते हैं तो ये इससे ऊपर नीचे तो होता है, और क्या होता है? आप कह रहे हो कोइंसाइड करेंगे दोनों इमेजेस, ऑप्शन तो गिवन नहीं है, तो ये आप लोग पांचों ऑप्शन पिक कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव, लेकिन सही आंसर नहीं है। हाइट से फर्क पड़ेगा तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा बेटा? वहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर बाहर ही होगी। फोर आंसर कैसे आप बता दो? इमेज 30 में बनेगी। हाँ 30 बनेगी। हाँ जी, इमेज डबल हो जाएगी, तो 4 कैसे आया आंसर? 2 ऊपर 2 नीचे। हाँ बोल दो बेटा। आगे आ जाएगी। चलिए खत्म करते हैं, आंसर क्या आएगा लेट मी सी। फोकल लेंथ में डिफरेंस नहीं है ना, तो आपने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बदली, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ में फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एपर्चर के लिए यस में जवाब दो। क्या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई? तो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं, यू भी चेंज नहीं हुआ। बट उसको ऊपर उठाएंगे तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बदलेगा। तो तुम सही से बोलना कि प्रिंसिपल एक्सिस यू शिफ्ट हो गया, गड़बड़ क्यों कर रही हो? कि सर 2 मिरर हो गए तो 2 प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ये मिरर कट कर दिया, अब इस मिरर को सीधा ऊपर शिफ्ट करूंगा ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस यही थोड़ी छोड़ देगा, प्रिंसिपल एक्सिस उसके साथ ही जाएगा भाई। अरे आवाज नहीं है तुम्हारी, क्या ये ऊपर खुद चला जाएगा, प्रिंसिपल से नीचे छोड़ जाएगा, ऐसा होगा क्या? क्या समझ में आया? इसको शिफ्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर चला गया, इसको शिफ्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे चला गया। आवाज नहीं है तुम्हारी। ये गैप कितना है? ये 2 सेंटीमीटर। इसके लिए ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो इमेज ऊपर बनेगी। आवाज नहीं है तुम्हारी भैया। इसके लिए ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया तो इमेज नीचे बनेगी। अरे बोलो तो सही। अरे अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो एक ही इमेज तो वही बननी थी, और क्या बननी थी? तो फिर क्या हो गया? मना नहीं करते कि इमेज था। तुमने जो इस जगह पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा, मैं इतने को मिटा दूं तो वो इसकी इमेज बनाने से मना कर देगा कि तू पॉइंट ऑब्जेक्ट पर तेरी इमेज नहीं था। आप बता दो। अरे ए वाला रोल तो ए प्ले करेगा ना, बी वाला हटा दे, तुमने हटा दिया, उसमें दिक्कत क्या है? ये थोड़ी कह देगी तूने पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों रख दिया, मैं इमेज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा बनाने में। अरे कुछ तो करो। क्या सबको समझ में आया हाउ वी डिराइव्ड दिस आंसर 6 सेंटीमीटर? अब यहां पर इस बात को ध्यान से सीखिए, इधर ध्यान देना भैया। क्या किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, उस बात को समझ लेते हैं, चेक कीजिए। If mirror cut, then intensity of image changes. मिरर को कट करने से इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंज होती है, हाँ ना में जवाब दो। अरे आवाज दो ना यार। इसके बारे में और चर्चा करके बताऊंगा तुम्हें इसका क्या मतलब है और क्या मतलब निकल सकता है। I'll tell you this thing. लेकिन फिर से पढ़ते हैं। If mirror cut, then intensity of image changes. इसके बारे में फिर करेंगे। And if mirror shifted, its principal axis will also shift. Yes or no में ये भी जवाब दे दीजिए। इमेज बनाने की प्रक्रिया तो वही की वही रहेगी। यूवीएफ में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ना तो यू में चेंज किया ना अपन ने एफ में चेंज किया। क्या सबको समझ में आएगा कि मिरर कट करने से इंटेंसिटी में चेंज आएगा? आपने इसको कट कर दिया तो ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इसने इसकी इमेज ये बना दी, इसने इसकी इमेज। आप में से क्वेश्चन पूछ सकते थे, सर क्या
आपने इसको अलग अलग लेके सॉल्व कर दिया। अब एक ऑब्जेक्ट इसके लिए और एक ऑब्जेक्ट इसके लिए, और कोई बात है ही नहीं इसके अलावा, दो ही ऑब्जेक्ट काउंट होंगे, दोनों को अलग अलग डील कर दिया हम लोगों ने। सभी को बात समझ में आ रही है? सर फिर पोल तो चेंज नहीं हो जाएगा अगर दो अलग-अलग हैं। हाँ तो बनाया ना, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है, इसमें दिक्कत क्या है? मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए उसका। नहीं, इसको भी सही करते तुम्हारी डेफिनेशन को, मिड पॉइंट होना चाहिए, लेकिन तुमने मिरर कट करके अभी भी ऐसे प्लेस किया हुआ है, या तो तुम प्रिंसिपल एक्सिस नया ये बना लो, लेकिन ऐसा कोई शिफ्ट करने का प्रक्रिया तुम्हें सिखाई नहीं अभी तक, तो मैंने वो आगे जाके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ध्यान सुनना, क्या मतलब बात का निकल के आ रहा है, थोड़ी गहरे वाली बात है, गहराई वाली चीज है, इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है। क्या मैंने आपको बताया था सबसे सिंपल तरीका मिरर बनाने का, क्या यू कट करके मिरर बना लो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सोनू में जवाब दो, आया में जवाब आया नहीं, लेकिन कोई मना कर देगा कि ऐसे काट लो और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, तो ये भी सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ये हमारी सुविधा है कि हमें हॉरिजॉन्टल चीज देखना आसान लगता है, क्योंकि सारी डिस्कशन हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कर रहे हैं। अरे बोल तो दो, इससे भी कैसे इमेज फॉर्म होती है वो तुम्हें बता दूंगा मैं। उसके लिए मुझे एक ही चीज डिफाइन करनी है, वो डिफाइन करनी है फोकल प्लेन। अभी तक फोकल लेंथ डिफाइन कर रखी हमने, फोकल पॉइंट डिफाइन कर रखा हमने, फोकल प्लेन डिफाइन नहीं किया। फोकल प्लेन डिफाइन करते हुए ये डील करना भी आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है बोल रहा हूं? लेकिन क्या तुम्हें समझ में आ गया कि इसको यू शिफ्ट किया है, तो आधे मिरर के लिए बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स इसमें से कोई भी पॉइंट बोल दिया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें, ये डेफिनेशन इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। लेकिन फिलहाल जो मिरर दे रखा उसको कट करके यू शिफ्ट किए हैं, दोनों को डील करना है हमें, तो इसको डील करने का आसान तरीका तो यही रहेगा। पक्का बोल दीजिए भैया। हाँ जी, अरे नहीं बनाना ना भैया, तुम ऐसे जबरदस्ती को ना चाहोगे, मैं तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा, बात बताने के बाद वो क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन उससे तुम्हारी मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी, बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तुम्हें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ऐसे शिफ्ट किया है, ऐसे शिफ्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया ना इस काउंट मिरर के लिए, बात खत्म हो गई भाई। क्यों जबरदस्ती तुम अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना चाहते हो? इसकी वजह से ऐसे लेके भी इमेज यही बननी है, वो प्रूव हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी, ज्यादा गंदी हो जाएगी उस केस में। क्लियर है जी सबको? बात सिंपल हो ना, इसको यू शिफ्ट किया हमने, तो पोल भी शिफ्ट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही का यही पड़ा है, आर्क तो यही बना रखे मैंने। क्लियर है जी सबको? नोट कीजिए इस प्रॉब्लम को, पिक लीजिए आप इसकी। आंसर इज 6 सेंटीमीटर, आंसर इज 6 सेंटीमीटर। इरेज कर दो भाई। मिरर कट करने से क्या होता है हमें वो भी समझ में आ गया है। मिरर कट करने से क्या होता है हमें वो भी समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बात के लिए। क्या सभी को बात समझ में आ गई जो बताई गई है बेबी आपको? ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो बताने जा रहे हैं आपको। सब कुछ मिरर के बारे में चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग इसके अंदर, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ले रहे हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा, बड़ा इजी सा एक्सप्रेशन है। इसे बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। न्यूटन हर जगह पे फंसा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका रोल आ जाता है, साउंड वेव में भी इसका रोल आ जाता है, एनएलएम में तो इसका रोल है ही है सारा का सारा, ऑप्टिक्स में भी हाथ पैर मार रखे भाई ने। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे आगे जाके अपने, वो पढ़ेंगे हम लोग हीट ट्रांसफर में। पकड़ते बात क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये पोल, बात को ध्यान से सीखिएगा, ये एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऑब्जेक्ट कहीं यहां पड़ा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से देने की बजाय फोकस से गिवन है,
और जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस भी आपको फोकस से गिवन है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज रूट x1 x2। प्रूफ करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इट इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर कर्व्ड मिरर। सभी को बात समझ में आ गई? F को क्या कहा है आपको कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से गिवन है? फोकस से। इमेज की डिस्टेंस भी कहां से गिवन है? फोकस से। 1/v + 1/u = 1/f में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कर्व्ड मिरर आपके पास कनकेव है तो v की वैल्यू दिखाई दे रही है, x2 + f नेगेटिव है, u की वैल्यू x1 + f नेगेटिव है, और फोकल लेंथ तो नेगेटिव है ही इस मिरर की। तो uvf की वैल्यूज पुट की हुई है। प्रूफ करके देख रहे हैं इस बात का कि ये प्रूफ कैसे आएगा। तीनों जगह से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 1/x1 + f 1/x2 + f, ये पहले लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x2 + x x1 + f टाइम f बराबर x1 + f into x2 + f। देख के बता दीजिए, इधर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया और इस सारे को उधर भी लेके ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये बन गया x2f + f² + x1f + f² इक्वल टू, बोल दो यहां से क्या आ रहा है भैया, x1 x2 + fx1 + fx2 + f²। एक f² कटना है, fx1 कटना है, fx2 कटना है, तो f² इक्वल टू x1 x2 एंड f इक्वल टू रूट x1 x2। क्या प्रूफ आप सबको समझ में आ गया क्या? कैसा प्रूफ है इस बात का? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। इसको तो बता दीजिए इसके अंदर। यस सर। पता है कौन सा वाला? मिरर फॉर्मूला। अब ये पता है न्यूटन ने कैसे निकाला था? वी डोंट नो कि न्यूटन ने क्या माथा पीछी, उसे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाल के जो दे दिया कि जरूरी है कि पोल से डिस्टेंस पता हो। जवाब दे दीजिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि आपको न्यूटन फॉर्मूला? यस सर। पक्का बोलिए भैया। यस सर। ले लीजिए इसकी भी पिक बच्चों आप लोग। ऐसे काम बड़ा जल्दी हो जाएगा अगर आप लोग फोटो खींचते रहे तो। पर तुम्हें समझ तो आ रहा है ना भैया? अभी तो आसान से चल रहा है, मुश्किल तो है नहीं कुछ इसमें। ये मुश्किल लग रहा है? कह रहे अभी तो मुश्किल नहीं लग रहा है। इरेज कर रहे हैं पोर्शन सारा का सारा जो है। देखते जाइए, सारी बातों को गड़बड़ मत कीजिएगा। इरेज कर दो। अरे बोलो तो सही। आइए जी नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे होगा, कहीं ना होगा जी। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, सबका ध्यान फिर कह रहा हूं यही होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। बड़ी आसान सी चीजें हैं। हम सारे डायग्राम हमारे लिए मतलब कनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मिरर है फिलहाल एट रेस्ट मान लेते हैं, तो ये पोल आ गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, गड़बड़ मत करना, आराम से सीखना भी है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, जहां भी दिल करे वहां मान सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी इसकी, वी नो इट। ये u है, ये v है। अब बातें क्या क्या हो सकती है ध्यान से सीख लेना। या तो ये यूं जा रहा होगा, ये यूं जा रहा होगा, या ऊपर जा रहा होगा, या तिरछा जा रहा होगा। इसका मतलब कैसा आ सकता है? ये यूं जा रहा है तो ये du/dt बन गया, क्योंकि u चेंज हो रहा है। u के बदलने से क्या चेंज होगा? v चेंज होगा। यस सर। में जो मिरर कैसा है? रेस्ट में है, क्योंकि u आपने मिरर से नाप रखा है। तो मैं आपको बता दूं क्या सिंबल्स लेने वाले हैं। आपको बोलना आना चाहिए du/dt का मतलब क्या होगा। इसका मतलब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर है भाई साहब। मिरर रुका हुआ वो अलग बात है, तो ये रिलेटिव टू ग्राउंड बन जाएगा। बिल्कुल दम नहीं था तुम्हारी आवाज में वैसे। यस सर। यू आप कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से। पोल मिरर का एक तो पार्ट है। अगर मिरर रुका हुआ है तो du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ग्राउंड भी है, रिलेटिव टू मिरर भी है। लेकिन ये भी चल रहा हो, फिर ये भी चल रहा होगा, तो u तो आप इसी से नाप रहे हैं।
तो व्हाट वी कॉल इट, वी विल से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू मिरर। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या फिलहाल ये रेस्ट में लिया मैंने थोड़ी देर के लिए? क्या तुम्हें du by dt समझ में आया क्या मतलब है? अच्छा फटाक से बोल दो सिंबल dv by dt का क्या मतलब होगा भैया? वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव टू मिरर। यस और नो में ये भी जवाब देके फटाफट फ्री हो जाए। सर ये दोनों नाम समझ में आ गए तो तुम्हारे पास रिलेशन तो अभी तक एक ही है, ये वाला इन दोनों के बीच में। डिफरेंशिएशन कल सिखाया था लास्ट लेक्चर में, क्या आपको ये डिफरेंशिएशन फिर से समझ में आ गया क्या? क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो dv by dt की वैल्यू कितनी आ गई आपको? ये आ गई v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du by dt। यस सर मैं फटाफट जवाब दे दो भैया। यस सर। अब आज में दम नहीं है तुम्हारी। यस सर। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। मैं अब आपके सामने कुछ बातें लिखना चाहता हूं, उन बातों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं मान के चलता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब मैं यहां पे आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 के डायग्राम को देख लीजिए क्या बना रहा हूं मैं। इसकी फोकल लेंथ लिख दी 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे ले लिया। आपको मालूम है कि इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि तुम्हें यूवी वैल्यू याद हो चुकी है। इसकी प्रोसेस यही रहेगा जो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने। मैंने इसको लिखा एट रेस्ट। क्या लिखा इसको मैंने? एट रेस्ट लिखने के बाद इसको मैंने यूं मेंशन कर दिया कि ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात पे, गड़बड़ मत कीजिएगा, साथ रहिएगा बात के अंदर। सबका ध्यान यहाँ बोर्ड की तरफ। क्या कई लोग हम कॉपी में देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दे दीजिए। ड्राइंग दिखाई दे रही है आप सबको? आपके सामने इसका आंसर लिखना चाहता हूँ कि निकालना क्या है। निकालनी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ही है बॉस। ये एड्रेस लिख ही दिया मैंने। एग्जांपल 1 लिखने चल रहा है। मैंने कहा dv by dt निकालना है तो बच्चे ने कहा dv by dt का होगा फार्मूला माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du by dt। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यस सर। अब ढंग से सुनना मेरे को, आंसर तो आ ही गया। सभी लोग निकालेंगे, वेरी गुड। करिए, कुछ और बातें बोलनी है तभी इतना पॉज लेके बोलना बात में। थोड़ा क्लैरिटी लेके आइएगा जी। पहली बात ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ही है रिलेटेड टू मिरर, भूल मत जाना। ये एक्सेशन मत dv by dt एक्सेशन होता है। कोई चक्के लिखे सर dv by dt तो अपने एक्सेशन पढ़ा रखा है जी, यहाँ v वेलोसिटी है ही नहीं, वे तो इमेज की डिस्टेंस है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटेड टू मिरर बराबर माइनस v की वैल्यू आप सारी जानते हैं, u की वैल्यू भी आप सारी जानते हैं। नेगेटिव नेगेटिव था, ये भूल मत जाना, नेगेटिव का स्क्वायर हो गया सारा का सारा। सारे साइंस का महत्व है यहाँ पे। अब तुम्हें ध्यान से बोलना है यहाँ पे एक बात, यहां पर चीज जो लिखने वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। आप इस बात को दो तरीके से बोल सकते हैं। कोई बोलेगा du by dt -2 है और कोई बोलेगा +2i क्या है। दोनों ही सही है। एक बच्चा क्या बोलता है, जो नेगेटिव लिखता है वो नेगेटिव लिखता है, वो ये बोलेगा u की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। और जो इसको 2i क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, जो है वही बोल रहा हूं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। सर हमें क्या लिखना है, योर चॉइस। जब आपने बोल दिया u कम हो रहा है तो आपका अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो v बढ़ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, पहला +2i क्या लिखा। अगर ये +2 लिखता हूं मैं यहाँ पे तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो खत्म हो गया, नेगेटिव बच गया, v की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और अगर ये नेगेटिव बढ़ता तो v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आंसर कितना आ गया वो सबको दिखाई दे रहा है। ये 2 सब कट कटा के 8 बच गया आंसर। अगर वेक्टर फॉर्म लिखते हो तो -8 है क्या, हां ना में जवाब दे दीजिए। यानी अगर u उधर तो v इधर, u के कम होने से v बढ़ रहा है। ऑब्वियस है ना, ये ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इमेज तो इंफिनिटी की तरफ जा रही होती है। तो माइनस है कि अपने आप ही हो गया। आवाज में दम लेके ही भी कोई किंतु कोई परंतु तो बता दीजिए। और अगर मैं बोल देता कि सर यहाँ नेगेटिव डाला होता, आपने फिर क्या करते, ये नेगेटिव डालते तो ये पॉजिटिव आता। इसका मतलब था नेगेटिव डालने का मतलब u कम बोल रहा हूं, u कम हो रहा है और v का आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब v बढ़ रहा है, यानी वो दूर जा रहा है मेरे से।
क्या आपको समझ में बात आ गई है क्या? क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई जो बोली है? कोई कहे सर ये क्या पंगा डाल दिया आपने, आई कैप जे कैप ठीक है वो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना आना चाहिए ये नेगेटिव का मतलब मिरर से दूर जा रहा है। क्या आपको पहले बता दो साइन कन्वेंशन के बारे में जो बोला वो सबको समझ में आया? मैंने तुम्हें निकालनी आएगी 8 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। हमें पहला एग्जांपल सर आपका समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें? क्या मान लो पहला एग्जांपल समझ में आ गया? पहला एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया? पहले एग्जांपल की फोटो ले लो, फिर तुम्हें सेकंड एग्जांपल बताऊं, फिर आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। अब बोल दो करेगा कहां पे रिफ्लेक्शन आ रही है? दिखाई नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है? डी/dt की बात की तो चीजों की दिखाई नहीं दे रही। अगली बार भाषण लिखेंगे, फिलहाल लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर। जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ गई जी? मैं ये वाला एग्जांपल इरेज कर रहा हूं वापस, मुझे इसी एग्जांपल में बात करनी है अभी आपसे। क्या मैं मान लो तुम्हें ये बात समझ में आ गया? थोड़ा जवाब दे दो यार। अरे थोड़ा जवाब दे दो भैया। दोबारा से क्वेश्चन ले रहे हैं, यही वाला फॉर्मूला हमारे सामने ही है, उस फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं, इस ड्राइंग को फिर से बना लेते हैं हम लोग। ये हटा तो दिया सारा मामला मैंने एक बार, कोई बात नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे हो गया। थोड़ा अवेयर है कि सुनने वाली चीजें हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा, बार बार एक ही बात बोले जा रहा हूँ। क्वेश्चन में स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज समझ में आता नहीं आता देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा कंसर्न टॉपिक को बीच में ले आऊं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको याद होना चाहिए। v रिलेटिव का मतलब होता है v1 माइनस v2, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2। सभी को बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिलेटिव टू ग्राउंड। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ सारा का सारा। सभी को बात समझ में आ रही है जो लिखा हुआ है? और वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिलेटिव टू ग्राउंड। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए, क्या ये बातें याद आ गई आप सबको? क्या सर ये बड़ा मुश्किल मामला लगता है हमें, तुम्हें बड़ा मुश्किल मामला जिनको लगता है उनको फिर से बता दूं। मान लो एक चीज 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक चीज 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है उसी तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी लिखोगे तुम 3 लिखोगे। और ये चीज इधर जा रही है तो तुम क्या लिखते? रिलेटिव वेलोसिटी 7 लिखते, 7 लिखते। कि तुम्हें बोलना आता है ये तो बोलना आता है, ये तुम्हें सिंपल प्रॉब्लम होते हैं कुछ बच्चों को, लेकिन ये वैल्यूज तो देखनी आती है ना। जिसको ये बात समझ में आती है उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, जिसको ये बात समझ में आती है अगर न्यूमेरिकल तो उसकी भी स्पीड ठीक रहती है। अदरवाइज इस बात को बोलने के उसको बार-बार एग्जांपल बोलना पड़ता है बच्चे को। ये 0 डिग्री केस लेके चल रहे हैं हम लोग, ये 180 डिग्री केस लेके चल रहे हैं, साथ-साथ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, यही बात बन सकती है। अच्छा तो बोल दूं इसकी वेलोसिटी 3 है, इसकी वेलोसिटी पता नहीं कितनी है, लेकिन रिलेटिव 5 है। तुम क्या इसका आंसर दे सकते हो? तुमको दे नहीं इसका आंसर, हमारे क्या चलता है? ये 3 होगा, ये तो भी 5 आएगा रिलेटिव तो। आयना में जवाब दो, क्या सारी बातें बोलनी आ रही है क्या? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करते हैं एक बात को, एंड देखते हैं कि समझ में आता है नहीं आता। मैंने ऑब्जेक्ट को फिर से बोल दिया, इस तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से या 2 मीटर पर सेकंड से। चेंज करता हूं डेटा को, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 15 मीटर सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही है, इसकी फोकल लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर। सब लोगों का ध्यान यह होना चाहिए, ये खुद 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। इन सबके नाम मुझे प्रॉपर बोलने आने चाहिए, तुम्हें प्रॉपर बोलने आने चाहिए। मैं इनके नाम प्रॉपर बोलता हूं, मैं इसका नाम क्या रख दूंगा आप लोग बता दीजिए? VMG, वेलोसिटी ऑफ मिरर टू ग्राउंड। आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आई कैप लिख दिया हमने, या 1 मीटर पर सेकंड है। कुछ बच्चों को आईजे के कम समझ में आता है तो उसको 1 स्पीड इधर दिखाई दे रही है। इसको ये क्या नाम दे दूं मैं? अब इसके 2 नाम हो सकते थे, लेकिन हम इसका नाम फिलहाल VOG देके चल रहे हैं कि VOG आपको 3 मीटर पर सेकंड एरो लगा इधर है, इधर का है। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो बता दो। VIM पूछ सकता है और
वी आई जी पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं भाई सर? आवाज में दम नहीं आ रही है? वी आई एम तो आसान है, फॉर्मूला मालूम है उसका। वी आई एम क्या होता है बता दीजिए आप। कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटेड टू मिरर होती है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। लेकिन ये नाम मत भूलिए ना, ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज थी यहाँ पे? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू मिरर थी। यस और नो में ये भी जवाब दे दो। यस सर। बच्चा कहां दिक्कत पाता है? इन वर्डिंग में दिक्कत पाता है। फॉर्मूला उसको याद है। अब मुझे बता दो, मैं इसके डाटा को फिल करता हूं। आई एम लुकिंग फॉर वी आई एम। मुझे मालूम है कि ये -30 है, ये -15 है। मैं यहां क्या लिख दूं वो बता दो। कह रहे 2 लिख। अब आपको बोलना पड़ेगा 2 आई क्या? क्यों? तू 3 से इधर जा रहा है, 1 से इधर जा रहा है, नेट इसके नेट में 2 से इधर आ रहा है। आया ना? मैं जवाब दो भैया। यस सर। तो वी आई एम तो अपने आप ही आ गया। कितना आ गया? वी आई एम की वैल्यू फिर से आ गई 8। वी आई एम तो आ गया, लेकिन तुम सब जानते हो वी आई एम तो पूछेगा नहीं। पूछेगा किस क्वेश्चन में? वी आई जी पूछेगा इस क्वेश्चन में। अब वी आई जी सर समझ नहीं आ रहा तो ड्राइंग फिर से बना दे। तेरे पास ड्राइंग में आ गया कि ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये इधर कितनी स्पीड से जा रहा है ग्राउंड में पता नहीं, लेकिन वी आई एम जो है वो 8 है। आया ना? मैं जवाब दो। वही बात आगे जो लास्ट पूछा तुमसे मैंने कि इन दोनों का रिलेटिव 8 है। यस तो बोल नहीं लो यार। क्या ये 8 दे रखा है वी आई जी? सर वी आई जी नहीं दे रखा ना, वी आई जी नहीं दे रखा। वी आई जी मुझे निकालना है। वी आई एम दे रखा सर। वी आई एम ने 8 निकाला है और 8 इधर का निकाला है। क्या ठीक है? अब तुम देख सकते हो। अब तुम्हारे पास ऑप्शन तो दिखाई देगा, नहीं मिलेगा तो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर 7 और 1 का रिजल्ट 8 आएगा, क्योंकि 1 तो इधर का लगा हुआ है। यस सर। अब तुम इसका आंसर 8 नहीं भरोगे, 9 नहीं भरोगे, 7 ही भरोगे। यस 7 मीटर पर सेकंड इज आंसर। और जिसको प्रोसेस आता है वो प्रोसेस से कर लेगा। यस सर। क्या मैं आपको पूरी बात समझा पाया क्या? ये वी आई एम 8 आया था। क्यों? अब मिरर भी चल रहा है और यू और वी जब मिरर रेस्ट में था उसी के रिलेटिवली मेजर्ड था। यस तो du by dt और dv by dt का मतलब क्या होता है? रिलेटिव टू मिरर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, रिलेटिव टू मिरर इमेज की वेलोसिटी। डिस्टेंस बोला जाता है मेरे से। ये था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर हो गया रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये हो गया रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज की स्पीड। यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। पूरी बात आपको समझा पाएगा कैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। यस सर। ये क्वेश्चन किसके लिए है? मिरर रुका होगा, जहां पर मिरर रुका होगा वहां पर नीट की बात खत्म हो जाती है भैया। मिरर रुके क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर तो, लेकिन मिरर को चला के चेन में क्वेश्चन बन जाता है। बड़ी बात है इसमें? बड़ी बात तो नहीं है। नोट कर लीजिए भाई साहब, फोटो ले लीजिए इसकी। अरे एक्सिशन के तुम सेकंड डेरिवेटिव ले लो, v स्क्वायर u स्क्वायर तुम्हारे पास आई गया, लेकिन वो बड़ा लंबा मामला होता है, क्वेश्चन को पूछते नहीं है। जवाब दे दीजिए भैया। सबको समझ में आ गई क्या बात? आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अभी खत्म नहीं किया टॉपिक को भैया, टॉपिक अभी चल रहा है हमारा। टॉपिक हमारा अभी भी चल रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। इसकी लास्ट चीज को कंक्लूड करने जा रहे हैं। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए भैया। चले जी, समझ में आ गई जी बात। इस वेलोसिटी ऑफ इमेज का लास्ट आर्टिकल ले रहा हूं, देखता हूं कितनों को क्लिक करता भी है। अभी तक सारी वेलोसिटीज हमने पढ़ी इस तरीके वाली, यानी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाली, राइट? बोर्ड पर ध्यान रखें, सबका ध्यान यहां पर हो तो बेहतर है। सभी का ध्यान यहां पर हो तो बेहतर है जी। लास्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बातें करने जा रहे हैं। अभी हमने बोला कि मान लिया ऑब्जेक्ट यहां पर और यूं चलना शुरू कर रहा है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यही और यूं चलना शुरू करे। आया ना? में जवाब तो भैया। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां हो और यूं चलना शुरू करे। यूं चलना शुरू करेगा तो हाइट भी आएगी। अगर ऑब्जेक्ट के पास हाइट आएगी तो इमेज भी जहां बन रही है वहां चलेगी।
और तेजी से चलेगी वो भी, इन्फिनिटी तक जाना इमेज में तो। हाँ जी, आप बिल्कुल करो जी। जब सुविधा असुविधा फील होगी तो सुविधा कर लिया करो अपने आप भैया, है ना, गुस्से में नहीं करना है। अभी हाउ वाज द पार्टी? थका लग रहा है तो याद करो। आगे बढ़ते हैं जी, समझने की कोशिश करते हैं बात को। अरे सभी का ध्यान यहाँ है क्या भैया? Yes, sir. सभी का ध्यान यहाँ पर? Yes, sir. वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। इसको कैसे डील करना है वो भी समझ में आ चुका है। बचता क्या है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में बात करना कि ये 8 है, ये 6 है, ऑब्जेक्ट की इस तरफ की वेलोसिटी 6 है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी आएगी, यही निकालना। Yes, sir. आवाज देके बोल दीजिए क्या? Yes, sir. सभी को बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चेक करना, क्या याद है आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई u होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बात को अब जो बोलने जा रहा हूं वो ऑब्जर्व कीजिए। या इसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बदल रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बदलेगा तो हाइट ऑफ इमेज भी टाइम के साथ बदलेगा। Yes, sir. इधर से u बदलना तो v तो बदल ही रहा था। Yes, sir. डिफरेंशिएटिंग इट, इसमें चारों वेरिएबल है। u के बदलने से v बदलता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बदलने से हाइट ऑफ इमेज बदलती है। Yes, sir. Differentiating with respect to time, du by dt time hi plus u time dhi by dt बराबर माइनस dv by dt टाइम ho माइनस v dho by dt। क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया क्या बच्चों? Yes, sir. क्या आप सब बच्चों को ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? Yes, sir. अगर आपको इनके नाम बोलने आ जाएं तो सारी स्टोरी खत्म हो जाए। अगर इनके नाम, व्हाट इट मींस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, आना में जवाब दे दीजिए। अब डी बाई dt में एक चीज और ऐड होगी, क्योंकि यू तो आप लोग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे थे और 99% प्रॉब्लम वही आती है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इस बार तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास अलग हो जाएगी जब तिरछा पकड़ेंगे तो du by dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये सही बात है? Yes, sir. ये hi का क्या मतलब है? हाइट ऑफ इमेज है। इस u का मतलब मालूम है क्या? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। इसका क्या मतलब है? The rate at which hi is increasing, Yes, sir. the rate at which hi is increasing मतलब ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। Yes, sir. सर ये तो हाइट है, अबे हाइट बोलने के लिए हाइट है, क्या पता ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को तो कोऑर्डिनेट बदलना ना, वैसा ho बदलेगा तो hi बदलेगा। Yes, sir. तो डी एच एबिलिटी का मतलब हाइट बोल दो या हाइट का अपर कोऑर्डिनेट बोल दो, अपर कोऑर्डिनेट तो लिख रहे होता है अपने यहाँ पे। Yes, sir. क्या आपको समझ में आ गया? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस किसकी? ऑफ इमेज। यस और नो में जवाब दे दीजिए। तो आपको dv by dt भी समझ में आ गया, ho भी समझ में आ गया और dho by dt भी समझ में आ गया। ये dho by dt क्या चीज है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू क्या? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो में जवाब दे दीजिए। Yes, sir.
लिखा था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर प्रिंसिपल ऑफ इमेज, सही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। Yes, sir. कृपया करके जवाब दे देंगे। सभी को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये चीज समझ में आ रही है जो लिखी हुई है? दो क्वेश्चन करवा के आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन करवा के बात समझाने की कोशिश करता हूं, 2-3 क्वेश्चन करवा के बात समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी सी हमें समझ में आता है या नहीं आता। 3 क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे क्लैरिटी लाने के लिए। चीजों को पहले समझना मतलब क्या है, समझना ध्यान से। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट आपको फिर से भाई 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे के बात स्टार्ट करूं तो तुम समझना मैंने एरो यूं लगाया तो आप कहोगे इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी आएगी नहीं, तो हाइट ऑफ इमेज की बात भी नहीं आएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी को यूं शो कर दिया, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको 6 8 इसको 6 लिखा है मैंने, समझने की कोशिश करना। सर इस इंस्टेंट पर HO भी 0 है, HI भी 0 है, HO भी 0 है, HI भी 0 है, लेकिन DHO/dt 0 नहीं है। तो DHO/dt 0 नहीं है, तो DHI/dt भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये कीजिएगा तो से इमेज नीचे पक्का ना शुरू होगी, हाँ ना में जवाब दो भैया। कितना आएगा वो कैलकुलेशन से दिखाई दे रहा है, डेटा मेरे पास है। सर हमें ये बात समझ में आ गई कि इस इंस्टेंट पर HO भी 0, HI भी 0, but DHO/dt is not equal to 0 and implies DHI/dt भी 0 नहीं होगा इस क्वेश्चन का। हमें कुछ समझ में आ रही बात। मैं तीसरी ड्राइंग और बनाता हूं, 2 ड्राइंग हो चुकी है, मैंने बना के कर चुका हूं, दूसरी ड्राइंग ये बनी, तीसरी ड्राइंग बनाता हूं। मैं तुम्हें तीसरी ड्राइंग में कहता हूं कि ये कोऑर्डिनेट अभी भी 15 वाला ही है, ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वाली ही है, ऑब्जेक्ट पहले से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था। अब सब कुछ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ना तो HO 0 है, ना HI 0 है, ना DHO/dt 0 है, ना DHI/dt 0 होगा। अच्छा, अगर मैं ड्राइंग 1 सेंटीमीटर की हाइट बना के यू शो कर दूं, सर DHO/dt 0 हो गया। अब ना तो HI 0 है, ना HO 0 है, लेकिन DHO/dt 0 है, क्योंकि आपने शो इसको यूं किया, HO तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन DHI/dt नॉन जीरो आएगा ही आएगा। बात को समझ लो, इन नामों को क्या बोलते हैं समझ में आना चाहिए। हाँ जी, कैसे ये 0 हुआ, ना तो ये 0, ना ये 0, ना ये 0, तो आ ही है और आना भी चाहिए। क्या इसके इधर या इधर जाने से, इसके इधर हिलने से यू चेंज नहीं हुआ? यू चेंज होगा तो मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होगी, तो हाइट ऑफ इमेज तो बदलनी चाहिए भैया। देयर शुड बी कंपोनेंट ऑफ HI DHI/dt। वैसे भी दिख रहा है, सिर्फ ये 0 बोल रहा है, बाकी सब तो नॉन जीरो बोल रहा हूं, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आएगा ही आएगा। अरे बोल दो, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज का पूरा काम जब तुम्हें समझ में आ गया कि क्या होता है? फॉर्मूला तो ये क्रिएट करके रख दिया मैंने। क्या ये फॉर्मूला रटा जा सकता है? तो जवाब है नहीं रटा जा सकता। आपको ये बोलना आना ही चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन के बारे में। इसी से आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने का लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी कौन सी लिखो, वेरिएबल की फॉर्म में लिखो और डिफरेंशिएट कर दो, एंड डिफरेंशिएट। हाँ ना मैं जवाब दे दो, इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है भैया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी निकालने का। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। मैग्निफिकेशन लिखो वेरिएबल की फॉर्म में और डिफरेंशिएट कर दो। क्या कहते हैं, सबको बात समझ में आ गई है क्या भाई? फोटो ले लीजिए जी इसकी। कष्ट करे बताने का, सबको बात समझ में आ गई है क्या भैया? यस सर।
पक्का बोल दीजिए। तो अगर जहां भी लिखा हो आप लोगों ने, अगली जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो सारी नोट करेंगे भैया। दो ग्राफ बनवाने हैं, दोनों ग्राफ मेरे सामने नोट करेंगे आपको। जवाब दे दीजिए, यहाँ तक की बातें समझ में आई है सर? पक्का बोल दीजिए। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। आइए भाई साहब, यूवी कर्व देख रहे हैं आप लोग फॉर कनकेव मिरर। यूवी कर्व फॉर कनकेव मिरर। मान के चलता हूं सारे जने साथ होंगे, गड़बड़ करेंगे तो घबरा जाएंगे, आराम से सीखना भी है। यूवी कर्व फॉर कनकेव मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर का भी बनाएंगे। साथ रहिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। अभी साथ साथ बनाना नहीं है। ये यू एक्सिस और ये वी एक्सिस, ये पोल शो कर रहे हैं हम लोग यू की वैल्यूज के लिए, ये वी की वैल्यूज, यू की वैल्यूज। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये कनकेव मिरर लिया हम लोगों ने। सिंपल आई बराबर आर बोलना आना चाहिए। रिफ्लेक्शन तो आई बराबर आर होता है। तो देखते हैं कितनों को समझ में आती बात भी है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी मतलब नेगेटिव इंफिनिटी हो गया, तो इमेज फोकस पर बनती है। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए भैया। ये आई बराबर आर बोल रहा है, यस तो नो में जवाब दे दीजिए। ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे तो इमेज का बनी है माइनस एफ पे बनी है। और जब ऑब्जेक्ट इधर आना शुरू होगा तो आई घटेगा तो आर भी घटेगा। यस तो नो में ये भी जवाब दे दोगे। आई कम तो आर कम हुआ। हाँ या ना में जवाब दे दो। सब आई बराबर आर बोलना आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? ये नंबर 1। नंबर 2 बात ये बोली, आई कम हुआ इंप्लाइज आर कम हुआ। पीछे तक शायद ना दिख रहा हो, लेकिन ये आई कम हुआ है तो आर भी कम हुआ है। इमेज आ रही है सी और एफ के बीच में। दूसरी हम लोग ये स्टेट वन लेते होते हैं, तो दोनों का रिफ्लेक्शन के बाद यहां ये आपस में क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही, तो यहां इमेज बनेगी। मैं आराम से पूछना चाहूंगा कि ड्राइंग तुम्हें समझ में आ गई? यहां तक की क्या भी है? यस सर। दो रेज कौन कौन सी ले रहे हैं? पहली रे तो ले रहे हैं जो अलोंग एक्सिस है वो, और दूसरी ये वाली बनाई है साइड वाली, आई इक्वल टू आर वाली। यस थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के बात करते हैं। सिंपल आई बराबर आर बोलना आना चाहिए। दो रेज कौन सी यूज करनी है इमेज फॉर्मेशन के लिए? तो पहली रे तो यूज करनी है I0 R0 वाली, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। और दूसरी एनिमल स्टेटिंग I इक्वल टू R। कई दो रे समझ में आई कौन सी यूज करनी है इमेज बनाने के लिए? कह रहे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है जी। ड्राइंग थोड़ी बड़ी बना के दिखा दीजिए। इस ड्राइंग को बड़ा बना के दिखाने की कोशिश है। क्या आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया? क्या पहली रे ये, दूसरी रे ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस रिफ्लेक्टेड का इंटरसेक्शन यहां हुआ। पहली इमेज क्या बनी आप बता दीजिए? फोकस पे बनी। फिर मैंने बोला क्या तुम्हें ये आई बराबर आर दिखाई दे रहा? बच्चों ने कहा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हमने तो प्रूफ ही ऐसे किया था आई बराबर आर लेके।
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में तो इमेज फोकस पे, क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है तो आप क्या कहोगे? सर आई कम हो गया, नॉर्मल तो ये कहीं रहेगा, आई घटा तो आर भी घटेगा, यस और नो में जवाब तो भैया तो दूसरी रहे ये वाली तो इंटरसेक्शन यहां हो रहा है इमेज आगे सी और एफ के बीच में, बोल तो यस नो में। मैं अब इसका रे डायग्राम शुरू करने जा रहा हूं, चेक करना क्या बात बोल रहा हूं। इमेज की डिस्टेंस माइनस एफ से बड़ी है तो माइनस एफ कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सीखना भैया, जब u माइनस इंफिनिटी था तो v माइनस एफ था, उसके बाद u जैसे जैसे कम हो रहा है, u जैसे जैसे कम हो रहा है, v की वैल्यू नेगेटिव f से बड़ी हो रही, तो v की वैल्यू नेगेटिव f से बड़ी हो रही है। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जब ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी 2f पर। आवाज में दम नहीं है भैया तुम्हारे। u माइनस 2f पर तो इमेज भी माइनस 2f पर। फटाक से जवाब दोनों यार तुम लोग प्लीज। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ ड्राइंग अच्छी दिखाने के लिए। ये माइनस f कोड। क्या तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया यहाँ तक का? हमारा ऑब्जेक्ट कहां तक आ चुका है वैसे? ऑब्जेक्ट सी तक आ चुका है। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या इतना डायग्राम आप सबको समझ में आ गया? सर ये ऐसे क्यों मोड़ दिया? आप सोचिए, ऑब्जेक्ट तो आ गया माइनस इनफिनिटी से 2f तक, इमेज गई है सिर्फ माइनस f से 2f तक। पक्का बोल दीजिए। इसके बाद सर, इसके बाद रिवर्सिबिलिटी है। जब तक आप यहां पहुंचोगे इमेज इंफिनिटी पहुंच जाएगी, इमेज नेगेटिव इंफिनिटी पे, तो जैसे u माइनस f होगा v विल बी माइनस इंफिनिटी। कमेंट कर दो क्या तुम्हें यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यस सर। क्या तुम्हें ग्राफ का ये पोर्शन समझ में आ गया? ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का सीन है। मैग्निफिकेशन की बात करो माइनस v बाई u से, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव आ गए, n नेगेटिव, तो ये सारी इमेजेस जो बन रही है वो इन्वर्टेड इमेजेस बन रही है। यहां पर मैग्निफिकेशन u बड़ा है, यहां मैग्निफिकेशन बहुत बहुत छोटी है 1 से, यहां मैग्निफिकेशन छोटी है 1 से, यहां मैग्नीट्यूड आ गया 1, यहां मैग्नीट्यूड आ गया बड़ा है 1 से, और यहां मैग्नीट्यूड आ गया बहुत बहुत बड़ा है 1 से। क्या तुम्हें कल ये बातें समझ में आ गई सारी की सारी? Yes, sir. वेरी लार्ज वेरी स्मॉल साइज इमेज, u बड़ा है, डिमिनिश्ड इमेज, स्मॉल इमेज, इक्वल साइज, लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? जब ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस के पास तो इमेज का साइज बड़ा होना शुरू हो गया भैया। क्या तुम्हें इतना ग्राफ समझ में आ गया? यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज इंफिनिटी तक गई है। यस और नो में जवाब तो दे दो भैया। यस सर। अब इसका कोई मतलब नहीं बचता हमारे लिए, इसको हटा देते हैं जी। जवाब दे दीजिए कि आपको यहां तक की बातचीत समझ में आ गई क्या भैया? यस सर। और दम तो लेके आओ आवाज में भैया। बता दो ऑब्जेक्ट कहां तक आ चुका तुम्हारे पास? ऑब्जेक्ट कहां तक आ चुका? फोकस तक आ चुका। और इमेज कहां तक पहुंच चुकी है? इंफिनिटी तक इमेज पहुंच चुकी है। ड्राइंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑब्जेक्ट आ चुका है फोकस पर और इमेज पहुंच चुकी है इंफिनिटी पर। कोऑर्डिनेट बता दीजिए समझ में आने जो बना रखे हैं। यस सर। ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज नेगेटिव इंफिनिटी। प्लीज कमेंट ऑन इट। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, बड़ा sir. स्लो करवा रहा हूं, कोई रशी नजर में खत्म नहीं कर रहा हूं चीजें। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, थोड़ा सा आगे, जरा सा आगे। ऑब्जेक्ट आ गया सर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट आ गया। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यस सर। जैसे ही आगे आया ऑब्जेक्ट, क्या आई थोड़ा बड़ा हो गया? यस सर। तो आर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब इसका और इसका इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, दूसरी रही वाली होगी। इसका और इसका इंटरसेक्शन बहुत पीछे होगा क्योंकि ये हल्की सी चकीज की। तो
इमेज कहाँ चलेगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तुम्हारे होश उड़ रहे हैं भैया कहीं के? तुम्हारे इस नो से अभी बात क्लियर नहीं हो रही तुम लोगों को? क्या दिखाई दिया? आई और बड़ा तो आर और बड़ा। इसका और इसका इंटरसेक्शन और आगे आ गया। v की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी से कम हो रही है और ऑब्जेक्ट पोल पर तो इमेज पोल पर v की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से 0 हो गई है जब ऑब्जेक्ट माइनस f से पोल तक गया। Yes, sir. ये सारी सिचुएशन कौन सी है? ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेजेस की सिचुएशन है। Yes. Yes, sir. मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच समझ के जवाब देना। एक ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी से इस तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है इस तरफ, सी भी क्रॉस कर गया, फोकस भी क्रॉस कर गया, पोल तक चला गया। इमेज हमेशा किस तरफ जाती रही है? डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई ये बता दीजिए। इमेज इन्फिनिटी से सिर्फ इस तरफ आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सिर्फ इस तरफ आ रहा है, तो इमेज किधर जा रही है? फोकस तो पीछे जा रही है। फिर उसके बाद उसका जा किधर रही है? डायरेक्शन चेंज हुई क्या इमेज के चलने की? हाँ जी बेटा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनी है, ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है। यहां तक का आपको रे डायग्राम समझ में आ गया?